हेलो एंड वेलकम बैक टू मैथ्स बाय आशीष सर क्लासेस। दोस्तों एसएससी सीएचएसएल 2021 के टीयर 1 के इंग्लिश पेपर का सॉल्यूशन हम कर रहे हैं, जिसमें वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस का पार्ट 1 हमने ऑलरेडी कर लिया है। आज हम करने वाले हैं पार्ट 2। पार्ट 1 का आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक और साथ ही में प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी। आप सभी को पता है ये सीएचएसएल के एग्ज़ाम 24 मई से लेकर के अभी इसी मंथ लास्ट मंथ 10 जून को ख़त्म हुआ है। जितने भी इसमें इम्पॉर्टेंट हम टॉपिक कवर करेंगे वो आपके अपकमिंग एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाले हैं। पार्ट 1 को आप लोगों ने बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया है, बट फिर भी आप ज़्यादा से ज़्यादा मुझे कमेंट्स करके रिव्यू ज़रूर दीजिएगा कि लेक्चर्स कैसे लग रहे हैं आपको। चलिए स्टार्ट करते हैं पार्ट 2 को। और आपको अटेम्प्ट भी करना है सारे क्वेश्चंस के आंसर्स, या तो अपने किसी रफ पेज पर लिख करके उसको चेक करिए, या फिर आप कमेंट बॉक्स में लिख करके देखिए कि कितने आपको आते थे और कितने आपने सही अटेम्प्ट किया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। आज का पहला क्वेश्चन है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का, ज़ील, बर्निंग एंथुसियाज्म या पैशन। अब ये कोई पूरा सेंटेंस तो लिख नहीं रहा, तो बेसिकली यहाँ पे एज सिनोनियम ट्रीट करना है आपको बताना है जील, पैशन, बर्निंग एंथुसियाज्म, इनको कौन सा वर्ड बिल्कुल इनका सिनोनियम होगा। एरिड, एरीना, एक्यूरेट या आर्डुअर। आप सारे ऑप्शंस को भी एलिमिनेट करके देख सकते हैं। जैसे एरिड का मतलब होता है थोड़ा ड्राइनेस, सूखापन। एरीना का मतलब होता है जैसे अखाड़ा, समझ के चलिए किसी भी चीज़ का अखाड़ा, जहाँ कोई स्टेडियम जहाँ पे कोई चीज़ परफॉर्म की जाती है। एक्यूरेट और आर्डुअर, तो आप देख सकते हैं ये तीन तो ऑप्शन है नहीं, आप इनको इजीली एलिमिनेट कर सकते हैं। आर्डुअर का मतलब होता है बहुत ज़्यादा उत्साही होना, और ज़ील का मतलब भी होता है उमंग से भरा हुआ। एंथुसियाज्म मतलब भी होता है आर्डुअर यानी उत्साही, और पैशन का मतलब भी होता है किसी काम में पैशन होना बहुत ज़्यादा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, करेक्ट। अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ए पर्सन हु लीव्स हिज हर ओन कंट्री टू लिव इन अनदर कंट्री परमानेंटली। तो आपसे पूछा जा रहा है कि उस पर्सन को क्या कहते हैं जो अपने देश को छोड़ देता है, लीव कर देता है, परमानेंटली जाकर के सेटल हो जाता है किसी दूसरे देश में। आपके पास 4 ऑप्शंस हैं, इमिग्रेंट, वैगाबॉन्ड, एमिग्रेंट, मर्सिनरी। आप इन सारे ऑप्शंस को याद रखिएगा। आपको पता है जो भी ऑप्शंस में क्वेश्चंस होते हैं वो आगे जाकर के रिपीट होता है, तो आप ऑप्शंस को भी जो इंपॉर्टेंट होंगे मैं सारा आपको बताता जाऊंगा। देखिए सबसे पहले वैगाबॉन्ड देख लेते हैं। इसका मतलब होता है घुमक्कड़, है ना, जो एक जगह से दूसरी जगह घूमता फिरता रहता है, जो कहीं परमानेंटली सेटल नहीं होता, तो ये आंसर तो होगा नहीं। मर्सिनरी का मतलब होता है किराए का टट्टू, मतलब उसको सिर्फ पैसों से मतलब है। आप उसको कोई भी काम करवा दो, उसको पैसे दे दो, उसके लिए वो सिर्फ पैसे ही मायने रखता है। आपने अभी बहुत वर्ड ये सुना होगा न्यूज़ में कि जो बहुत सारे मर्सिनरीज पूरी दुनिया से लड़ने के लिए जा रहे थे यूक्रेन की तरफ से, है ना। आप लोगों ने मर्सिनरी का ये वर्ड वहाँ बहुत ज़रूर सुना होगा, यानी कि उनको पैसे मिलते, उसके बदले वो रशियन आर्मी से लड़ते। अब यहाँ पे जो 2 इंपॉर्टेंट वर्ड है ना, सबसे पहले तो आपको माइग्रेंट का मतलब समझना है। माइग्रेंट का मतलब क्या होता है? माइग्रेंट का मतलब होता है जैसे एक जगह से दूसरे जगह जाना। आप लोगों ने माइग्रेंट सर्टिफिकेट ज़रूर सुना होगा स्कूल में, कॉलेज में, जब भी आप चेंज करते हैं तो आपको क्या चाहिए होता है? माइग्रेंट सर्टिफिकेट। अब इसके पहले मैं या तो IM लगा सकता हूँ या फिर मैं सिर्फ ई लगा सकता हूँ। ई का मतलब होता है अपने से दूसरे देश में, मतलब जाना, बेसिकली किसी दूसरे देश में जाना या किसी दूसरी जगह पे जाना और वहाँ पर सेटल हो जाना, उसको बोलते हैं एमिग्रेंट। एक है इमिग्रेंट। इमिग्रेंट का मतलब होता है दूसरे देश को छोड़ करके अपने देश में आना। इम हो रहा है ना, IM, इम मतलब एंटर हो रहा है। इंपोर्ट करते हैं ना, अपने देश में लाते हैं। इंपोर्ट, एक्सपोर्ट मतलब भेजते हैं। तो IM का मतलब हो गया इमिग्रेंट, ऑप्शन नंबर 1, कि आप किसी दूसरे देश को छोड़ करके अपने देश में आते हैं। इसका आंसर होगा एमिग्रेंट, क्योंकि क्या है,
ओन कंट्री को लीव किया जा रहा है, दूसरे कंट्री में सेटल हुआ जा रहा है, बाहर जाया जा रहा है, तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट। आगे देखिए, आप खुद से भी सारे क्वेश्चंस को पहले अच्छे से रीड करके इसको आंसर करने का कोशिश करिएगा पॉज करके, या तो आप किसी रफ पेज पे आंसर लिख लें या फिर आप कमेंट बॉक्स में भी कर सकते हैं। चलिए देखिए, वन थिंग दैट कैन बी डिवाइडेड, जिस किसी को भी आप डिवाइडेड कर सकते हैं उसको क्या बोलते हैं? अब जब आप इसे पढ़ेंगे ना तो आप इसको बहुत ही फैमिलियर देखेंगे। अगर आप इंग्लिश मीडियम से हैं तब तो बड़े आराम से आप इसका आंसर करने की कोशिश कर पाएंगे। आप जानते हैं, जैसे अगर मैं यहां लिख दूं तो इसको बोलते हैं रिमाइंडर यानी शेष, इसको बोलते हैं कोशेंट यानी भागफल, और ये वाला होता है डिवाइजर, और इसको क्या बोलते हैं? डिविडेंड यानी भाज्य। यस, भाज्य क्या होता है? ये डिविडेंड। तो आपको लगेगा कि इसका आंसर डिविडेंड होना चाहिए क्योंकि यहां पर इसको भाग किया जा रहा है, लेकिन सोचिए क्या 23 पूरा भाग हो रहा है? और यहाँ पे कीवर्ड जो है वो है दैट कैन बी डिवाइडेड। 23 क्या पूरा भाग हो रहा है? सो इट कांट बी डिवाइडेड। लेकिन अगर मैं मान लीजिए लिख देता हूं 20, तो 20 को तो डिवाइड कर सकते हैं ना। तो जिस भी नंबर को या जिस चीज को डिवाइड कर सकते हैं उसको बोला जाता है डिविजिबल। कई बच्चे इसका आंसर डिविडेंड कर देंगे, उनको लगेगा कि ऑप्शन नंबर 1 तो एसएससी करेक्ट आंसर करता नहीं है, तो इसका मतलब हो ना हो सेकंड ही इसका आंसर होगा। सो आगे अगर कभी भी आपको ये मिलेगा तो थोड़ा ध्यान से करिएगा अटेम्प्ट। क्लियर है ये बात? आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अनसेल्फिश इंटरेस्ट इन द वेलफेयर ऑफ अदर्स। वेलफेयर का मतलब होता है कल्याण। कल्याण मतलब वैसे कल्याण कर देना नहीं, मतलब किसी का अच्छा करना है ना, बेहतरी के लिए कोई काम करना, किसी की भलाई के लिए कोई काम करना। और अनसेल्फिश इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है कि आपको अपना खुद का कोई स्वार्थ नहीं है, निस्वार्थ अगर आप किसी की मदद करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? अच्छा, लास्ट लेक्चर में ऑप्शन नंबर 2 हमने डिस्कस किया था, फिलैंथ्रोपी पढ़ा था हमने, जिसमें बताया था फिलैंथ्रोपी का मानव से प्रेम करने वाला। तो मिसएंथ्रोपी का मतलब हो जाएगा आपका, या मिज़anthropy का मतलब हो जाएगा मानव से नफरत करने वाला, है ना। सो इसको भी याद रखिएगा क्योंकि एग्जाम में बहुत पूछा जाता है ये। सो ये आंसर कट गया। ईगोइज्म मतलब का होता है जो आत्म केंद्रित हो, जो अपने बारे में सोचे, घमंडी टाइप का व्यक्ति, ये भी नहीं होगा। सेलिबेसी का मतलब होता है जो कुंवारा रहे, मेडनहुड, ब्रह्मचारी रहे हमेशा। आप लोगों ने ब्रह्मचारी वर्ड सुना होगा, सेलिबेसी ये इसका मीनिंग है, तो ये भी कट गया। सो एल्चरिज्म आप लोगों ने जरूर पढ़ा होगा, अगर थोड़ा सा आप लोगों ने वोकैब वगैरह पढ़ा होगा तो। और वन वर्ड में तो ए से अल्फाबेट से स्टार्ट है, तो पहले ही स्टार्टिंग में ही आपको मिल जाएगा। एल्चरिज्म का मतलब होता है परोपकारी करना या परोपकार करना। परोपकार मतलब क्या हो गया? दूसरे की मदद करना, खुद का निस्वार्थ यानी खुद का कुछ बिना इंटरेस्ट के। तो इस तरीके से अगर किसी क्वेश्चन का आंसर बाई चांस ना आए आपको, तो अच्छे से ऑप्शन को पढ़ करके भी आप आंसर करिएगा। इसका आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर 1। और प्लीज कमेंट करके बता दीजिए वीडियो कैसा लग रहा है आप सभी को। अब आप कोशिश करिए कि इसको पढ़ करके खुद से सॉल्व कर सकें। आपको पूरा नहीं पढ़ना, सिर्फ ये अंडरलाइन पार्ट पढ़ना है। अनेबल टू पे हिज डेट, बी साइलेंट होता है डेट। अनेबल टू पे हिज डेट, उसको क्या बोलते हैं? जो अपने कर्ज को, डेट का मतलब क्या होता है? कर्जा। जो अपने कर्ज को ना चुका पाए उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं डेस्टिट्यूट, मेटिकुलस, बैंकरप्ट या रैकलेस। आप काफ़ी आसानी से इसका आंसर कर पाएंगे। आपको याद होगा तो आपने इसको बहुत सुना भी होगा न्यूज़ में कि श्रीलंका बैंकरप्ट हो गया या पाकिस्तान बैंकरप्सी की ओर जा रहा है। सो बैंक इंसॉल्वेंट भी बोलते हैं इसको। सो ऑप्शन में आपको इंसॉल्वेंट भी दे सकता था या फिर बैंकरप्ट भी दे सकता था, कुछ भी दे सकता था। दोनों का मतलब होता है दिवालिया निकल जाना। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3। डेस्टिट्यूट का मतलब भी वैसे किसी चीज की कमी होना होता है या गरीबी समझ लीजिए,
किसी चीज की कमी होना या गरीबी होना, आपके पास संसाधन वगैरह नहीं होते। मेटिकुलस का मतलब होता है वेरी केयरफुल, और रेकलेस का मतलब होता है केयरलेस। तो आप बोल सकते हैं कि ये दोनों आपस में क्या है, ये दोनों आपस में है एंटोनियम, दोनों का अपोजिट मीनिंग है। और इसका आंसर ऑप्शन नंबर 3 आप लोगों को याद रखना है। इंसॉल्वेंसी या बैंकरप्सी दोनों का मतलब होता है दिवालिया, मतलब आपके पास पैसे बिल्कुल खत्म हो गए हैं, आप कर्जे में डूब चुके हैं। अगला वर्ड है, अगला सेंटेंस है हमारा समवन हु इज शाय एंड स्पेंड्स टाइम अलोन रादर देन बीइंग विद अदर्स। जब यहाँ पे शाय की बात हो गई तभी समझ में आ जाना चाहिए था कि वो शर्मीला है, और मतलब क्या करता है कि वो दूसरों को अवॉइड करता है। क्या होगा, इंट्रोवर्ट, एक्सट्रावर्ट, मॉन्क, ईगोइस्ट। ईगोइस्ट का मतलब होता है आत्म केंद्रित, यानी जो सिर्फ अपने बारे में सोचे। आप इसको घमंडी, हॉटी भी बोल सकते हैं। मॉन्क का मतलब होता है जो आपने भिक्षुक देखा होगा या संत देखा होगा, जो घूम घूम कर भिक्षा मांग करके अपना काम चलाते हैं, साधु संत वगैरह। जो मायावी, जो आपका मेटेरियलिज्म है, भौतिकतावाद है, सुख है, ये जो हम जिसको बोलते हैं ना एक सांसारिक सुख, भोगीवादी, उसको जो छोड़ देते हैं उसको मॉन्क बोलते हैं। इंट्रोवर्ट का मतलब होता है आत्म केंद्रित, मतलब जो बहुत थोड़ा शाय टाइप का होता है, बहुत ही अकेला रहता है। और एक्स्ट्रावर्ट का मतलब होता है जैसे बहुमुखी, मतलब जो थोड़ा थोड़ा सोसाइटी में घुल मिल कर रहता है। और इंट्रोवर्ट का मतलब होता है जो अकेला रहना पसंद करता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 1 ही इसका आंसर होना चाहिए। इसकी स्पेलिंग में यहाँ पे एक्सट्रोवर्ट भी हो सकता है, एक्सट्रो, ठीक है। आगे देखिए, समवन हु ड्रॉज मैप, आपको सिर्फ इतना भी आ सकता है एग्जाम में कि उसको क्या बोलते हैं, जो मैप, मानचित्र को बनाता है। मानचित्र को बनाने वाले को बोलते हैं कार्टोग्राफर। कार्टोग्राफर कहाँ है, ऑप्शन नंबर 1 में। ये आपका राइट आंसर हो गया। इसके अलावा देख लीजिए लेक्सिकोग्राफर। लेक्सिकोग्राफर बोलते हैं जो डिक्शनरी वगैरह कंपाइल करता है, जो डिक्शनरी वगैरह बनाता है, उसको बोलते हैं लेक्सिकोग्राफर। कॉलीग्राफिस्ट, ग्राफ का मतलब होता है लिखना, और कॉलीग्राफिस्ट का मतलब होता है जिसकी हैंडराइटिंग बहुत अच्छी हो, जो अपनी हैंडराइटिंग को बिल्कुल सजा करके लिख सकता है। जैसे कई लोगों को जब अपने घर पे कुछ पेंटिंग वगैरह करवानी होती है ना, वो कॉलीग्राफिस्ट को बुलाते हैं। और इसका एंटोनियम होता है कैकोग्राफिस्ट, जिसका मतलब होता है जो बुरी हैंडराइटिंग लिखता है। और सिफोलॉजिस्ट, सिफोलॉजी क्या होता है, सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए। लॉजी का मतलब होता है स्टडी। जब इलेक्शन वगैरह होते हैं, चुनाव वगैरह, तो वो आप लोगों ने देखा होगा ना, टेलीविज़न पे एग्जिट पोल करवाते हैं। तो वो जो एग्जिट पोल होता है, तो वो सारा जो डेटा कलेक्ट करता है, तो जो भी स्टडी करता है इलेक्शंस की या वोटिंग स्टैटिस्टिक्स की, है ना, उन डेटा वगैरह की, उसको बोलते हैं सिफोलॉजिस्ट। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। ये सारे ही इंपॉर्टेंट हैं, ऐसा नहीं है कि ये कभी पूछे नहीं गए हैं या पहले एक आध बार पूछे गए हैं, ये बार बार रिपीट होते हैं। तो इन सभी का मीनिंग आपको पता होना बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आगे देखिए, वन हु बिलीव्स इन द एग्जिस्टेंस ऑफ ए गॉड और गॉड्स, जो किसी एक भगवान के होने में, यानी उसकी एग्जिस्टेंस में विश्वास रखता है कि भाई ये है, या तो वो, या फिर जो बहुत सारे भगवान के होने में विश्वास रखता है, उसको क्या बोलते हैं। बहुत आसान है ये, तो आप जरा ऑप्शन को अगर थोड़ा सा भी चेक करेंगे तो खुद से भी आप आंसर कर ही पाएंगे इसका। पहला ऑप्शन देखिए, इसका फर्स्ट ऑप्शन है थेइस्ट, दूसरा लेफ्टिस्ट, तीसरा एथीस्ट, चौथा लिंग्विस्ट। तो सबसे पहले देखिए, लिंग्विस्ट का मतलब होता है भाषा ज्ञानी या भाषा शास्त्री, जिसको बहुत सारे लैंग्वेजेस की नॉलेज हो, स्पेशली जो फॉरेन लैंग्वेजेस होते हैं, जो दूसरे देशों के लैंग्वेजेस होते हैं, उसके नॉलेज का जब ज्ञान होता है, उसको बोलते हैं लिंग्विस्ट। अब यहाँ पे हो गया थेइस्ट। थेइस्ट का मतलब होता है, इसका आंसर हो जाएगा थेइस्ट।
वन हु बिलीव्स इन द एग्जिस्टेंस ऑफ ए गॉड और गॉड्स उसको बोलते हैं थेइस्ट। और जो नहीं करता है उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं एथिस्ट। ये लग गया ना स्टार्टिंग में। तो थेइस्ट का मतलब होता है आस्तिक, और एथिस्ट का क्या मतलब होता है, नास्तिक। और लेफ्टिस्ट का मतलब होता है जो लेफ्ट विचारधाराओं को सपोर्ट करता है। आपने सुना होगा लेफ्ट विचारधारा, राइट विचारधारा, लेफ्ट विंग, राइट विंग। जैसे अमेरिका में 2 ही पॉलिटिकल पार्टी काम करती हैं, आप लोगों को अगर पता होगा तो वहाँ पे कितनी पॉलिटिकल पार्टीज हैं। एक है रिपब्लिक, मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, और दूसरा है डेमोक्रेटिक। तो डेमोक्रेटिक जो होती है थोड़ी लेफ्ट पार्टी है, यानी लेफ्टिस्ट, और राइट विंग जो होता है ये है रिपब्लिक, यानी ये जो खुले विचारों के होते हैं। जैसे नास्तिक लोग हो गए जो भगवान को या तो जो अवॉइड करते हैं, जो साइंस में विश्वास रखते हैं। और राइट विंग होते हैं जो थोड़ा जो ट्रेडिशन को फॉलो करते हैं, कंजर्वेटिव टाइप के लोग होते हैं। तो लेफ्टिस्ट को भी याद रखिएगा। हालांकि इसका आंसर ऑप्शन नंबर क्या है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। आगे देखिए, आगे है लास्टिंग फॉर ए वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। लास्टिंग मतलब वो चलता रहता है केवल कम समय के लिए, यानी कोई भी चीज कम समय के लिए रहती है तो उसको क्या बोलते हैं, एफेमरल, परमानेंट। परमानेंट तो नहीं हो सकता, राइट। सीजलेस, देखिए सीज का मतलब होता है किसी भी चीज को कंट्रोल कर लेना या रोक लेना, है ना। तो सीजलेस का मतलब भी हो जाएगा एक तरीके से परमानेंट, जो कभी रुके ना। विदाउट स्टॉपिंग, सो इसका मतलब भी क्या हो जाएगा, विदाउट स्टॉपिंग। पंजेंट, पंजेंट का मीनिंग क्या होता है, पंजेंट का मतलब होता है स्ट्रॉन्ग, मतलब एक तरीके से तीखी गंध, स्ट्रॉन्ग स्मेल। जैसे कि जो मिथाइल मरकैप्टन, मिथाइल मरकैप्टन कहाँ मिलाया जाता है, मिथाइल मरकैप्टन एक पंजेंट गैस होता है। आपको याद पता होगा, आपने पढ़ा होगा कि जो गैस सिलेंडर होता है एलपीजी में, वो स्मेल लेस होता है। तो लोगों को पता चल जाए कि लीक हो रहा है गैस, इसके लिए उसमें वो मिथाइल मरकैप्टन मिला देते हैं, तो उसको बोलते हैं पंजेंट गैस। वेरी स्ट्रॉन्ग स्मेल, बिल्कुल तीखी गंध जो एकदम नाक पे लग जाए। अब आते हैं इसके आंसर पे। लास्टिंग फॉर अ वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, जो थोड़े समय के लिए चले उसको बोलते हैं एफेमरल, और जो बहुत लंबे समय के लिए चले उसको बोलते हैं इटरनल। आप लोगों ने मूवी देखी होगी इटरनल की, मार्वल में। तो इटरनल क्या होता है, अनंत, इन्फिनिटी, इन्फिनाइट। जो लंबे समय तक एकदम कभी बिना खत्म हुए चले उसको इटरनल बोलते हैं। और इसका एंटोनियम हो गया एफेमरल। तो दोनों याद रखिएगा, एक से भले दो, आप एक को याद रखेंगे इटरनल को, तो दोनों का ही आपको आंसर याद हो जाएगा। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 1। अगला देखिए, वन हु लव्स द कंपनी ऑफ अदर्स। अभी इसके जैसा ही हमने एक पढ़ा था ना वर्ड, कौन सा वर्ड था जिसमें हमने बताया था, इंट्रोवर्ट। ये रहा, मतलब जो शाय होता है, थोड़ा अलोन रहने की कोशिश करता है, इंट्रोवर्ट, है ना। अब पूछ दिया है वन हु लव्स द कंपनी ऑफ अदर्स, उसको बोलते हैं ग्रीगैरियस। ग्रीगैरियस का मतलब होता है सामाजिक, या जो समाज में मिलजुल कर रहना चाहे, है ना, सोशल पर्सन। जो सोशल मीडिया क्या होता है, सोशल मीडिया जो लोगों को अटैच्ड करे, तो सोशल पर्सन क्या होता है, ग्रीगैरियस। और मिज़नथ्रोप, अभी थोड़ी देर पहले हमने ही पढ़ा था, मानव से नफरत करने वाला, और इसका एंटोनियम हो गया फिलैंथ्रोपिस्ट, यानी मानव से प्रेम करने वाला। और पेटेंट तो मतलब होता है कि कोई, मतलब जैसे एक तरीके से मान लीजिए क्लियर या ऑब्वियस, ये इसका सिनोनियम हो गया। या पेटेंट करवाते हैं कोई चीज़ तो वो दर्ज अपने नाम करवा लेते हैं, यानी क्लियरली पता चल जाता है ऑब्वियसली कि वो किसकी प्रॉपर्टी है। तो इसका आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर 3, याद रखिएगा। आगे देखिए, समथिंग दैट विल केयर ऑल इलनेस, समथिंग दैट विल केयर ऑल इलनेस। ये देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, सिर्फ इलनेस नहीं लिखा हुआ है, आपको ऑल पे भी फोकस करना है। जो ऐसी क्या चीज होती है जो
सभी प्रकार के बीमारी से हमें आज़ादी दिलाए या सभी प्रकार के बीमारी को ठीक करे, उसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं पैनेसिया। पैनेसिया का मतलब क्या होता है? पैनेसिया का मतलब होता है रामबाण इलाज। जो हर जगह काम कर जाए। टॉनिक, टॉनिक का मतलब भी हो गया जो आपको ताकत दे। वाइन मतलब शराब। वैक्सीनेशन आपको पता ही है। पैनेसिया याद रखिएगा, ये बहुत पूछा जाता है। ऐसा नहीं है कि अभी नया नया कोई निकला वर्ड है, ये बहुत पूछा जाता है एसएससी में। पैनेसिया का मतलब होता है रामबाण इलाज, एक ऐसी दवाई जो हर बीमारी पर काम करे। अगला है हमारा स्ट्रॉन्ग टेस्ट और लाइकिंग फॉर समथिंग। स्ट्रॉन्ग स्मेल का हमने पढ़ा था अभी अभी। पंजेंट, ये भी मिलता जुलता वर्ड है, मैं इसीलिए बता रहा हूँ ताकि आपको याद रहे। स्ट्रॉन्ग टेस्ट या स्ट्रॉन्ग लाइकिंग फॉर समथिंग, किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा चाहना या किसी की बहुत स्ट्रॉन्ग टेस्ट होना, उसको बोलते हैं पेंचेंट। क्या बोलते हैं? पेंचेंट। ये इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 1। स्ट्रॉन्ग लाइकिंग या स्ट्रॉन्ग टेस्ट, पेंचेंट। बाकी पैरोल देखिए क्या होता है, जेल किसी को जेल हो जाती है तो अच्छे व्यवहार दिखा करके वो किसी काम के लिए छुट्टी ले सकता है। जैसे घर में कोई बीमार पड़ गया या जो 5 साल की अगर सज़ा है तो हो सकता है 3 साल या 4 साल में भी छोड़ दिया जाए। इंसॉल्वेंट का मतलब होता है बैंकरप्ट। अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था दिवालिया निकल जाना। एब्यूलेंट का मतलब अभी थोड़ी देर पहले हमने एक वर्ड पढ़ा था जील, उत्साही। आर्डुअर पढ़ा था ना हमने, बहुत ज़्यादा खुश होना। सो ये इसका मीनिंग होता है, सभी को याद रखिएगा। अगला है सिचुएशन ऑफ नो ऑर्गेनाइजेशन एंड कंट्रोल ड्यू टू द लैक ऑफ एन इफेक्टिव गवर्नमेंट। आप पूरा भी पढ़ सकते हैं मगर कोशिश करिएगा इतने में ही पढ़ के टाइम बचा लें। ऐसी सिचुएशन को क्या कहते हैं? जब कोई ऑर्गेनाइजेशन या कोई कंट्रोल नहीं होता क्योंकि गवर्नमेंट की क्षमता नहीं होती, या फिर जैसे कोई सरकार होती है ना बिल्कुल इतनी इनइफेक्टिव होती है कि मतलब, या इफेक्टिव लेस होती है कि वो कितना भी रूल लगा दे जनता मानती ही नहीं है। जैसे अभी पाकिस्तान में भी देखिए क्या चल रहा था कुछ समय पहले कि सरकार कुछ भी कहे जनता अपना अलग कर रही थी, तो उस सिचुएशन को बोलते हैं एनार्की। इसको हमने लास्ट वीडियो यानी पार्ट 1 में भी कवर किया हुआ था। एनार्की का मतलब होता है अराजकता फैलना। अराजकता मतलब होता है जब सरकार गिर जाए या सरकार की कोई वैल्यू ख़त्म हो जाए पूरी तरीके से और अफरा तफरी का माहौल हो, जनता अपने हिसाब से चल रही हो, तो उस सिचुएशन को बोलते हैं एनार्की। और जो फैलाता है उसको बोलते हैं एनार्किस्ट। ऑटोक्रेसी का मतलब होता है जहाँ पे जैसे क्या बोलते हैं डिक्टेटरशिप हो, स्वयं का शासन। ऑटोनॉमी का मतलब होता है स्वयं का कंट्रोल। जैसे कि जम्मू कश्मीर को पहले एक तरीके से ऑटोनॉमी मिली थी, स्वयं का शासन, पर अब हट चुका है। एरिस्टोक्रेसी का मतलब होता है कुलीन तंत्र। कुलीन का मतलब होता है भद्र पुरुष, यानी अच्छे लोग, बढ़िया किस्म के लोग। सो कुलीन तंत्र मतलब जब अच्छे किस्म के लोग सरकार चलाना शुरू कर दें, सो उसको बोलते हैं एरिस्टोक्रेसी। इसका आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर 2। आगे देखिए, एरिया वेयर एनिमल्स आर स्लॉफ्टर्ड फॉर द मार्केट, मतलब बेचने के लिए जहाँ पे जानवरों को स्लॉफ्टर किया जाता है, मतलब काटा जाता है, उनकी जान ली जाती है। अब आप लोगों ने हिंदी में तो बहुत सुना होगा कसाई खाना, या इंग्लिश में बूचर खाना। अब यहाँ पे कौन सा हो सकता है? आर्काइव, अबेटॉयर, एपियरी, आर्सेनल। सो एबेटर का मतलब क्या होता है? अबेटर का मतलब होता है कसाई खाना, याद रखिएगा इसको। अच्छा, इसकी स्पेलिंग भी याद रखना है। कई बार क्या होता है कि एग्जामिनर स्पेलिंग एरर में IOR लगा देता है, और जिसको पता होगा वो ही OIR वाला सही करेगा, अदरवाइज वो IOR वाला सही करने की कोशिश करेगा, जबकि IOR नहीं होता। जूनियर में हो जाता है, सीनियर में हो जाता है, लेकिन एबेटॉयर में OIR होता है। याद रखिएगा इस बात को। आर्काइव का मतलब होता है दस्तावेज रखने की जगह। आप लोग जब सरकारी बिल्डिंग में जाएंगे
तो वहाँ पे देखा करिए जो रूम्स होते हैं उसके ऊपर कहीं ना कहीं पे आर्काइव लिखा होगा, मतलब उस रूम में दस्तावेज रखे जाते हैं। इसको भी मैं एक बार कंप्लीट कर देता हूँ। एपी का मतलब होता है मधुमक्खी, एपियरी का मतलब मधुमक्खी का पालन पोषण करना, और एवियरी का मतलब होता है पक्षियों का पालन पोषण करना। एवी का मतलब होता है जो हवा में उड़ सके, तो बर्ड्स होते हैं ना कि मधुमक्खी। आपने एविएशन सुना होगा ना, एविएशन इंडस्ट्री यानी कि हवाई जहाज से रिलेटेड इंडस्ट्री। आर्सेनल का मतलब होता है शास्त्र ग्रह या शास्त्राघर, जहां पर युद्ध वगैरह से संबंधित सामग्री रखी जाती है, उसको बोलते हैं आर्सेनल। ठीक है, सारे याद रखिएगा, मैं बहुत अच्छे से आप लोगों को बताने की कोशिश कर रहा हूं क्योंकि ये रिपीट होते हैं बार बार, आप देखिएगा। अगला है टू रेनोवेट और इम्प्रूव, किसी चीज की मरम्मत करना। सो रिलोकेट का मतलब तो किसी को स्थान से दूसरे स्थान पर रिलोकेट करना। रिज्यूम का मतलब फिर से शुरू करना। रीवैल्यू मतलब किसी की वैल्यू को फिर से एस्टिमेट करना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? रीवैम्प। याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रीवैम्प इसका मतलब होता है मरम्मत करना, रेनोवेट करना। आगे देखिए, द आर्ट ऑफ ब्यूटीफुल हैंडराइटिंग। वीडियो को पॉज करिए, इसका आंसर करिए क्योंकि इसको मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था। याद होगा आपको, कैलीग्राफी है ना, अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने करा था। कैलीग्राफी का मतलब क्या होता है? कैलीग्राफी का मतलब होता है सुंदर लेखन। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 4। आगे देखिए, मोनोग्राफी। मोनोग्राफी का मतलब एक तरीके से हो जाता है किसी सिंगल टॉपिक पे कोई बात लिखी हो। कैटास्ट्रोफ का मतलब होता है कोई विपदा, आपदा, कोई संकट आ जाना। अच्छा, इसमें क्या होता है ना, कई बार लोग THROPHE कर देते हैं स्पेलिंग में। ये स्पेलिंग में भी बहुत पूछा जाता है, तो थ्रोप मत पढ़िएगा। कई लोग इसको कैटास्ट्रोफ पढ़ देते हैं, तो फिर उनका स्पेलिंग में एरर होना नॉर्मल सी बात हो जाती है। कैटास्ट्रोफ पढ़िएगा आप इसको। एपिग्राफी क्या होता है? एपिग्राफी का मतलब होता है जैसे क्या बोलते हैं, शिलालेखन करना। पहले के समय में चीज़ों को लोगों तक फॉरवर्ड करने के लिए पत्थरों पर लिख दिया जाता था, पहाड़ों पर लिख दिया जाता था, गुफाओं में लिख दिया जाता था, बड़े बड़े स्तंभ बनाए जाते थे, उसको बोलते थे एपिग्राफी। आगे देखिए, द वर्क इंस्क्राइब्ड ऑन द टॉम्ब। हाँ, मतलब कोई भी इंस्क्राइब्ड का मतलब होता है जैसे उस पर गढ़ना, लिखना ही समझ लीजिए। टॉम्ब का मतलब आपको पता है, कोई व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उसके ऊपर बना दिया जाता है ना मकबरा। तो मकबरा पे जब कोई चीज़ लिखा जाता है किसी की याद में, तो उसको क्या कहते हैं? यूफोरिया, एग्जर्प्ट, एपिटैफ, एपिग्राफ। देखिए, एपिग्राफ का मैंने अभी आपको बताया था शिलालेखन करना, यानी किसी पत्थर, पहाड़, पर्वत, गुफा, खंबे, दीवार, इस पर कुछ चीज़ को लिख देना। लेकिन जब स्पेशली किसी की ग्रेवयार्ड में टॉम्ब बनाया जाता है ना, मकबरा, उस पर लिखा जाता है, तो उसको एपिग्राफ नहीं, उसके लिए एक अलग सा वर्ड है जिसको बोलते हैं एपिटैफ। उसको क्या बोलते हैं? एपिटैफ। इसको हमने लास्ट लेक्चर में भी अटेम्प्ट किया था पार्ट 1 में, और आप में से कुछ ने इसका आंसर भी किया था कमेंट बॉक्स में। सो ये इसका आंसर है। यूफोरिया बहुत अच्छा वर्ड है। यूफोरिया, अगर किसी के पहले EU लग जाए तो उससे एक हमेशा कैसे, ये आपको मुझे बताना है कमेंट करके, ठीक है। इसके अलावा एग्जर्प्ट का मतलब क्या होता है? एग्जर्प्ट का मतलब होता है जैसे कोई पोयम वगैरह हो गई, या कोई किताब हो गई, या कोई फिल्म हो गई जिसमें कोई नाटक, कहानी लिखी हो, तो उसका छोटा सा पार्ट निकाल देना, एग्जर्प्ट, है ना। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि किसी मूवी के या किसी बुक के छोटे से पार्ट पे ही छोटा सा बन जाता है, क्या बोलते हैं उसको? सीरीज बोलते हैं, कुछ बोलते हैं, है ना। तो उसको बोलते हैं। आपको मुझे कमेंट करके बताना है यूफोरिया का मतलब क्या होता है। आपका आंसर सही होगा तो फिर मैं उसको हार्ट दे दूंगा, गलत होगा तो करेक्ट कर दूंगा। चलिए, करिए इसका आंसर। अगला है, टेक एंड यूज द थॉट्स, इन्वेंशन एटसेट्रा ऑफ अनदर पर्सन एज ओन।
एज वंस ओन, टेक करना या इस्तेमाल करना किसी के विचार या किसी की खोज किसी और व्यक्ति के अपना बनाकर, ठीक है, अपना बना करके किसी की इन्वेंशन को बता करके यूज़ कर लेना, उसको बोलते हैं प्लेजराइज। प्लेजराइज का मतलब क्या होता है, किसी की डिस्कवरीज या किसी लिरिक्स की चोरी करना, किसी की फिल्म राइटिंग हो गई या किसी कोई बुक हो गया या कोई पोयम हो गई, कोई स्टोरी हो गई, किसी का गाना हो गया, तो उसको चोरी को बोलते हैं प्लेजराइज। ये बहुत अच्छा वर्ड है, बहुत पूछा जाता है एग्जाम में और सुपर फेमस भी वर्ड है, बहुत यूज़ होता है। प्रोड्यूस करना, किसी को बनाना। कॉपीराइट का मतलब होता है कि एक तरीके से प्रमाण ले लेना कि ये चीज़ आपकी है। कंपोज का मतलब से गाना वगैरह बनाते हैं। सो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 2। क्लियर है? आगे देखते हैं, चलिए पॉज करके इसको बताइए। एन ओमिशन ऑफ ड्यूटी मतलब अच्छा, ये तो काफ़ी अच्छा वर्ड है, मतलब ऑप्शन भी काफ़ी अच्छे हैं, है ना, थोड़ा डिफिकल्ट सा है। चलिए देखते हैं। एन ओमिशन ऑफ ड्यूटी मतलब ड्यूटी से छूटना, दूर रहना, उसको क्या बोलेंगे? जब भी आपको लगे कि डिफ़िकल्ट है तो ऐसा नहीं कि आप छोड़ के आगे चले जाएंगे। इंग्लिश की बात कर रहा हूँ मैं, मैथ्स में नहीं। तो इंग्लिश मतलब आप क्या करेंगे, एक बार ऑप्शंस को ज़रूर एलिमिनेट करने की कोशिश करेंगे। वन वर्ड में ये बेनिफिट हमेशा रहता है। जैसे अगर मैं देखूँ तो सरेंडर तो नहीं हो सकता। सरेंडर तो होता है किसी के सामने अपना हथियार डाल देना या गिव अप कर देना। डेलिब्रेशन भी नहीं हो सकता। डेलिब्रेट का मतलब क्या होता है? जानबूझ करके कोई काम करना, है ना। डेलिब्रेशन या जानबूझ कर काम करना नहीं। डेलिब्रेशन का मतलब होता है जैसे हम डेलिबरेटली कोई काम करते हैं ना, जानबूझ कर, या तो डेलिब्रेशन का मतलब हो गया थिंकिंग अबाउट समथिंग बेसिकली, है ना। और डेलिनेशन ये एक अच्छा वर्ड है, इसका मतलब होता है पोर्ट्रेट करना, किसी चीज को चित्रण करना किसी का, यानी चित्र बनाना किसी का, रूपरेखा, कोई ब्लूप्रिंट तैयार करना, ये होता है आपका डेलिनेशन। तो हमारे पास क्या बचा? डेलिनक्वेंसी। डेलिनक्वेंसी का मतलब देखिए, वैसे तो इसका मतलब होता है बैड बिहेवियर टाइप से। डेलिक्वेंसी का मतलब क्या होता है? डेलिनक्वेंसी बैड बिहेवियर। तो शायद यही होगा कि बैड बिहेवियर शो करना और ड्यूटी से अलग रहना, है ना। बाकी तीन ऑप्शन तो हो नहीं सकते। अब मैं थोड़ा सा यहाँ पे आपको इस वर्ड का भी बता देता हूँ। ये ना बहुत ज़्यादा दिक्कत करता है एग्जाम में, जब आपको दो वर्डों के बीच आंसर फाइंड करना होता है, ओमिट और एमिट, ओमिशन या एमिशन। सो देखिए मैं इसको याद करवा देता हूँ थोड़ा सा आपको। ओमिट का मतलब होता है जैसे एलिमिनेट करना, हटाना, और एमिट का मतलब होता है गैस निकलना। अब आप कहेंगे कैसे हम भूलेंगे ना इसे? तो आप लोगों ने अगर इंग्लिश के आर्टिकल चैप्टर को पढ़ा होगा तो वहां पे आप लोगों ने पढ़ा होगा ओमिशन ऑफ आर्टिकल द। आप लोगों ने वहां पे पढ़ा होगा ओमिशन ऑफ आर्टिकल द। तो इसमें क्या होता है कि इसमें आपको बताया जाता है कि कहाँ कहाँ पे द नहीं यूज होगा, उनको हटाना है। तो इस एक ट्रिक से आप याद रख सकते हैं, क्योंकि एग्जाम में क्या ना, कई बार ऑप्शंस आपको दोनों में दे देगा, सिनोनियम या एंटोनियम या वन वर्ड में, सॉरी क्लोज टेस्ट में या फिल इन द ब्लैंक में या सेंटेंस इंप्रूवमेंट में, तो बहुत कंफ्यूजन होता है वहाँ पे। तो मेरी कोशिश रहती है कि मैं छोटी से छोटी चीज़ आपको एग्जाम से रिलेटेड बताऊँ जो आपको हेल्प कर सकता है। कमेंट करके ज़रूर बताइए कि कैसा लग रहा है लेक्चर आपको, ये मत भूलिएगा बिल्कुल भी। अगला देखिए, वन हु इज़ वेल वर्स्ड इन मैनी लैंग्वेजेस, जिसको बहुत सारी लैंग्वेजेस पता हो। वर्स्ड का मतलब होता है स्किल्ड, ये हमने पार्ट 1 में भी इसका आंसर किया था, पॉलीग्लॉट। क्या होता है? पॉलीग्लॉट। मैंने इसको एक्सप्लेन भी किया था, पॉली मतलब बहुत सारे। लिंग्विस्टिक हमने थोड़ी देर पहले देखा था, फॉरेन लैंग्वेज की जिसको जानकारी बहुत ज़्यादा हो। वर्बोस का मतलब होता है फुल ऑफ वर्ड्स। क्या मतलब होता है इसका? फुल ऑफ वर्ड्स, शब्दों से भरा या फिर ज़रूरत से ज़्यादा शब्दों का यूज़ कर देना। स्टैलवर्ट का मतलब होता है लॉयल, है ना, सपोर्टर बोल सकते हैं आप, स्टैलवर्ट। तो इन सभी को याद रखिएगा आप। फुल ऑफ वर्ड्स आपको लिख के दे देगा क्वेश्चन में, तो आंसर होगा वर्बोज। द एक्ट
एक्टिविटी ऑफ राइटिंग डिक्शनरीज। देखिए शायद आज का पहला ही लेक्चर था जहाँ पर हमने इसको कवर किया था। वहाँ पे मैप के बारे में पूछा था तो मैंने कार्टोग्राफर बताया था फर्स्ट क्वेश्चन में। यह है डिक्शनरी जो बनाता है उसको क्या बोलते हैं, और हमने इसका आंसर वहाँ पे किया भी था, लेक्सिकोग्राफी। लेक्सिकोग्राफी मतलब डिक्शनरी लिखने वाला या डिक्शनरी लिखना, एक्टिविटी लिखने वाला लेक्सिकोग्राफिस्ट। बायोग्राफी तो किसी की जीवनी लिखना। थियोलॉजी तो मतलब भगवान, थियोलॉजी मतलब धर्मशास्त्र एक तरीके से। बिब्लियोग्राफी मतलब किसी पुस्तक के बारे में लिखना या उसके बारे में जानना। अगला देखिए, वन हु मेक्स एन एक्टिव एफर्ट टू प्रमोट ह्यूमन वेलफेयर। एक ऐसे व्यक्ति को जो बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाता है ह्यूमन वेलफेयर के लिए। वेलफेयर का थोड़ी देर पहले हमने देखा था, क्या होता है वेलफेयर का मतलब, किसी का मानव, जैसे ह्यूमन वेलफेयर मतलब हो गया मानव कल्याण एक तरीके से। वो वाला कल्याण नहीं जैसे बोलते ना कर दिया कल्याण, वो वाला नहीं, अच्छा वाला, बेहतरी के लिए काम करना। ऑप्शन देखिए, स्क्वैंडरर का मतलब होता है खर्चीला, है ना, तो ये नहीं होगा। पैसिफिस्ट का मतलब होता है शांति दूत, तो शांति दूत नहीं होगा। स्पेंड थ्रिफ्ट का मतलब होता है खर्चीला, ये भी नहीं होगा। हमने इसको किया था ना, फिलन मतलब प्रेम, फिलिया मतलब प्रेम, एंथ्रोपिस्ट मतलब मानव, सो फिलेंथ्रोपिस्ट मतलब मानव प्रेमी से रिलेटेड या मानव की भलाई के लिए काम करना। क्या आंसर हो गया इसका? ऑप्शन नंबर 2। आगे देखिए, इजीली प्रोवोक्ड, यानी प्रोवोक का मतलब क्या होता है, किसी को उकसाना। तो जिसको आसानी से उकसाया जा सकता है, इजीली प्रोवोक किया जा सकता है, उसको क्या बोलते हैं? इनविंसिबल, इरेसिबल, इरिडिसेंट या इरेशनल। देखिए इनविंसिबल का तो मतलब होता है जिसको आप जीत नहीं सकते, अजेय। इसके ऊपर वेब सीरीज भी आप लोगों ने देखी होगी, इनविंसिबल, या आपने पढ़ा भी बहुत होगा, कोई भी बुक पढ़ते हो वोकैबुलरी की। तो विंसिबल मतलब जिसको जीता जा सके, इनविंसिबल जिसको कभी जीता ना जा सके। तो ये आंसर नहीं हो सकता। इरेशनल का मतलब अतार्किक, लॉजिकलेस, है ना, तो ये भी नहीं हो सकता। अब इरेजिबल, देखिए इरेजिबल मतलब होता है जिसको आप आसानी से इरिटेट कर सके, प्रोवोक कर सके। इरिटेटेबल, आप ऐसे याद रखिएगा, आप इसको ट्रिक से याद रखिए। देखिए रेसिबल, अगर आप रेसिस्ट वाली बात करेंगे मतलब आप क्या कर रहे हैं, किसी को आप गलत काम करने के लिए उकसा रहे हैं, है ना। रेसिबल वाला काम करेंगे तो इसका मतलब क्या हुआ कि आप किसी को उकसा रहे हैं। तो ये इसका कैच है, ट्रिक है, याद रखिएगा इसको। ये इसका आंसर भी है। क्लियर है ये बात? अच्छा, इरिडिसेंट का मतलब होता है रंग बिरंगा, बहुत सारे रंगों से मिलकर बना हुआ। तो यहां पे ये वाला याद रखना और ये वाला याद रखना आपके लिए जरूरी है। अगला देखिए, ए पर्सन हु लव्स एंड कलेक्ट्स बुक्स, क्या बोलते हैं इसको? अच्छा, आप लोग ऑप्शन नंबर फर्स्ट देखेंगे और बाकियों का मीनिंग नहीं पता होगा तो आप समझ जाएंगे कि इसका आंसर 1 होना चाहिए, क्योंकि बुक वर्म का मतलब होता है किताबी कीड़ा। देखिए किताबी कीड़ा और पुस्तक प्रेमी दोनों में बहुत बहुत मतलब एक तरीके से डिफरेंस होता है। कैसे, मैं बताता हूँ। किताबी कीड़ा उसको बोलते हैं जो अपने सिलेबस से रिलेटेड जो चीज़ें होती है उसको ज़बरदस्ती बार बार पढ़ता रहता है, मतलब बिल्कुल वो रटता रहता है एक तरीके से, है ना, उसको बोलते हैं किताबी कीड़ा। लेकिन एक व्यक्ति जिसको बहुत अच्छा लगता है डिफरेंट डिफरेंट बुक्स को कलेक्ट करना, उसको पढ़ना, कोई फॉरेन लैंग्वेज की रख लेता है, कोई अलग पॉलिटिक्स की रख लेता है, कोई नोवेल रख लेता है, तो उसको बोलते हैं बिब्लियोफाइल। फाइल मतलब प्रेमी, बिब्लियो मतलब बुक। बायोग्राफर तो जो किसी की जीवनी लिखता है ना, तो ये इसका मीनिंग हो गया। आगे देखते हैं। वन हु मेक्स एन एक्टिव एफर्ट टू प्रमोट ह्यूमन वेलफेयर, लगता है ये रिपीट हो गया है। चलिए कोई बात नहीं, इसका आंसर क्या होगा? अच्छा नहीं, मतलब शायद क्वेश्चन रिपीट हो गया है एसएससी की तरफ से,
ठीक है, इसका ऑप्शंस डिफरेंट है ना। तो एक्टिव एफर्ट्स टू प्रमोट ह्यूमन वेलफेयर, मतलब जो मानव भलाई के लिए काम करता है। तो इसका आंसर तो आपने देख लिया, क्योंकि थोड़ा सा पहले ही किया था ना, अगर आपको याद हो तो। ये देखिए हमने किया था, है ना। इसका आंसर था फिलैंथ्रोपिस्ट। तो इसका आंसर क्या मिल गया हमको? फिलैंथ्रोपिस्ट। अब ऑप्शंस को थोड़ा हम यहाँ पे देखते हैं। फिलोसोफर तो हो गया, जो फिलोसोफर होता है, दार्शनिक शास्त्र। फिजिसिस्ट तो होता है जो फिजिक्स वगैरह को पढ़ाता वगैरह हो। फिलैंडरर बोलते हैं जो इश्कबाज, जो बहुत मतलब डिफरेंट वुमन पे ट्राई करने की कोशिश करता हो, फिलैंडरर। आगे देखिए, नोज मैनी लैंग्वेजेस। अच्छा, ये भी पूछा जाता है, ऐसा मत सोचिएगा इसको नहीं पूछा जाता है एग्जाम में। फिलैंडरर कई बार पूछा जा चुका है, तो इसको याद रखिएगा। ऐसा नहीं कि सोचें कि फिलैंडरर है तो छोड़ दो इसको। नो मैनी लैंग्वेजेस, जो बहुत सारे लैंग्वेजेस जानता हो। ओके, तो फिर से रिपीट हो गया, पॉलीग्लट, है ना। ब्यूरो, अच्छा जहां पर फॉरेन लैंग्वेज, जैसे यहाँ पे तो इन्होंने लाइक फ्रेंच डच लिख रखा है, लेकिन अगर लिख देता ना नो मैनी फॉरेन लैंग्वेजेस, तो फिर वहां पे लिंग्विस्ट भी हो सकता था। खैर वो ऑप्शन में भी नहीं है। ब्यूरोक्रेट का मतलब होता है कि जो, जैसे ब्यूरोक्रेसी होता है ना, जो अफसरशाही, जहां पर ऑफिसर लोग ही किसी भी जगह को रूल करते हैं, उसको बोलते हैं ब्यूरोक्रेसी। ट्रांसलेटर तो ट्रांसलेट करने वाला। अच्छा, यहाँ पे एक वर्ड है प्रोडिगी, प्रोडिजी बोलते हैं। एक ऐसा बच्चा होता है, मतलब जो ठीक होता है किसी चीज पे, प्रोडिगी उसको बोलते हैं, संतान। आगे है नंबर ऑफ फिशेज गेटिंग कॉट। क्या है? नंबर ऑफ फिशेज गेटिंग कॉट। क्या बोलेंगे? हॉल, हीप, होस्ट, होड। होड का मतलब होता है भीड़। एक होता है HOARD, इसका मतलब होता है इलीगली, मतलब गैर कानूनी रूप से किसी चीज का भंडारण करना। जैसे कई बार क्या होता है, अभी जैसे कि इधर मैं पढ़ रहा था न्यूज़ में, कराची में पानी को इलीगल होल्ड करके रखते हैं, जो टैंकर से मंगवाएगा उसी को मिलता है साफ पानी। या हमारे इंडिया में भी जैसे कई लोग प्याज को होल्ड करके रख लेते हैं, लेमन को होल्ड कर लिया था कुछ समय पहले। तो ये वाला भंडारण इलीगली, गलत तरीके से, काला बाजारी, याद रखिएगा इसे। होस्ट का मतलब जो होस्ट करता है। हीप का मतलब होता है जैसे किसी चीज का, क्या बोलते हैं, किसी चीज को जमा करके रखना, इकट्ठा करके रखना। और हॉल का मतलब हो जाता है बेसिकली, देखिए मैं आपको थोड़ा समझा देता हूं पहले। होल का मतलब क्या होता है ना, कि चीजों को घसीट करके ले जाना। अब इन्होंने यहाँ पे फिशेज दे दिया है, मैंने फिशेज को पकड़ने के लिए होल नहीं पढ़ा है, बट ऑप्शन से पता चल रहा है ये आंसर है, और इसका आंसर भी यही है। बाकी होल का मतलब होता है खींच करके किसी चीज को ले जाना, या डांटना, डांटना टाइप से भी थोड़ा बहुत हो जाता है कि बहुत सारी चीजों को जबरदस्ती ले जाना, होल। आगे देखिए, ए वर्ड दैट हैज द सेम और नियरली द सेम मीनिंग एज अनदर वर्ड इन द सेम लैंग्वेज। सेम लैंग्वेज में आपकी कोई वर्ड है, उसका मीनिंग और वही मीनिंग किसी दूसरे वर्ड का होना क्या कहलाता है? खैर ये तो मुझे बताने की ज़रूरत पड़ेगी नहीं, बहुत आसान है। सिनोनियम, सिनोनियम ही होता है ना, मतलब बिल्कुल सिमिलर वर्ड मीनिंग। एंटोनियम तो मतलब होता है अपोजिट, और टोपोनियम होता है, जैसे टोपोनियम होता है कि किसी जगह के हिसाब से किसी जगह का नाम डिराइव करना, किसी जगह का नाम, ठीक है। ये आप लोग देख लीजिएगा, मैंने इसको पहले अभी पढ़ा नहीं है अभी तक, आप इसको देख लीजिएगा। हैज कम टू ए डिफरेंट कंट्री, अच्छा ही हैज यानी कि कोई आ चुका है टू ए डिफरेंट कंट्री फ्रॉम हिज ओन कंट्री फॉर सेटलिंग, यानी देखिए हिज ओन कंट्री, फ्रॉम हिज ओन कंट्री मतलब अपने कंट्री से आया है किसी डिफरेंट कंट्री में रहने के लिए। तो अभी मैंने थोड़ी देर पहले इसको बड़े अच्छे से एक्सप्लेन किया था, इमिग्रेंट।
IM का मतलब जो बाहर माइग्रेंट हो जाए अपने देश से कहीं और इमिग्रेंट ई लगा होता तो जो दूसरे देश से अपने देश में आता है। वैसे भी ऑप्शन सिर्फ एक ही है और तो कोई ऑप्शन बन भी नहीं रहा, तो इसका आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर 1। पता नहीं क्यों नहीं दिया, आजकल मैं देख रहा हूँ ये लोग ऑप्शंस बहुत इजी दे देते हैं। इमिग्रेंट भी होता तो लोगों को कन्फ्यूजन हो जाती है स्टूडेंट्स को। आगे देखिए, पिलग्रिम का मतलब तो होता है यात्री, जैसे मतलब तीर्थ यात्री है ना, तीर्थ यात्रा करने वाला, पिलग्रिमेज। जिप्सी का मतलब होता है खानाबदोश, बंजारन, नुमैड। और ग्लोब ट्रॉटर, ग्लोब का मतलब क्या होता है? पूरी दुनिया। ट्रॉटर, ग्लोब ट्रॉटर का मतलब होता है विश्व भ्रमण करने वाला, जो पूरे विश्व यात्री बोल सकते हैं, जो पूरे दुनिया को एक्सपीरियंस करे घूम घूम कर। आजकल तो बहुत लोग ग्लोब ट्रॉटर बनते जा रहे हैं, आपने देखा होगा यूट्यूब पे वो लोग व्लॉग वगैरह डालते रहते हैं। अगला देखिए, एन इंस्ट्रूमेंट फॉर डिटेक्टिंग एन अर्थक्वेक। बहुत आसान है, आप लोगों को बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसका आंसर क्या होना चाहिए? एन इंस्ट्रूमेंट फॉर डिटेक्टिंग एन अर्थक्वेक। सिस्मोग्राफ, सिस्मोग्राफ इसका आंसर होगा। जैसे सिस्मोलॉजी का मतलब होता है भूकंपीय तरंगों की पढ़ाई या भूकंप के बारे में पढ़ाई करना, सिस्मोलॉजी। और अर्थक्वेक को नापने के लिए जिस यंत्र का यूज़ करते हैं उसको बोलते हैं सिस्मोग्राफ। अब मुझे आप ये बताइए, एक स्केल होता है, जैसे एक स्केल होता है जिससे कि नापते हैं कि कितना भूकंप आया, 5.8 या मान लीजिए 6.1 अभी आया था अफगानिस्तान में 4 दिन पहले। तो उस इंस्ट्रूमेंट को तो बोलते हैं सिस्मोग्राफ, लेकिन उसमें जो स्केल लगा होता है उस स्केल को क्या बोलते हैं? ये कमेंट करके करिए, क्योंकि ये भी कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है, ना ही इंग्लिश के 1 वर्ड में बल्कि जो जीएस वगैरह वाला सेक्शन होता है ना उसमें भी पूछ दिया जाता है उस स्केल का क्या नाम होता है। पूरे इंस्ट्रूमेंट को तो सिस्मोग्राफ कहते हैं, भाई स्केल को क्या कहते हैं? ये कमेंट करके आप मुझे बताइए। आगे देखिए, ए रिपोर्ट गिविंग द न्यूज ऑफ द डेथ एंड डिटेल्स अबाउट द लाइफ ऑफ डिसीज्ड। इस डिसीज्ड का मतलब बीमारी नहीं होता है, इसका मतलब होता है मृतक, जिसकी मृत्यु हो चुकी हो। अच्छा, द न्यूज़पेपर, अगर आपको मान लीजिए कि नहीं समझ में आ रहा है तो उस केस में कोशिश करिए पूरा पढ़ लीजिए, शायद थोड़ा आइडिया मिल जाए। द न्यूज़पेपर डेडिकेटेड अ रिपोर्ट गिविंग, यानी न्यूज़पेपर के उस हिस्से को क्या बोलते हैं जो रिपोर्ट देता है कि कोई व्यक्ति मर गया है या मृतक के बारे में कोई जानकारी। आप लोगों ने देखा होगा न्यूज़पेपर में लिख देते हैं कि फलाना व्यक्ति की मृत्यु हो गई, ये इतने बजे हुई, इस कारण हुई, ये थे, ये वो थे। कई लोग अपने माता पिता के लिए भी छपवा देते हैं, है ना। उसको क्या, उस सूचना पट को क्या बोलते हैं? तो उसको बोलते हैं ऑबिचुअरी। इंग्लिश, अगर आप न्यूज़पेपर आपके आसपास हो ना, इंग्लिश न्यूज़पेपर हो तो आप उसमें देखिएगा, एक तो होता है मैट्रिमोनियल सेक्शन जहाँ पे शादी के लिए लड़का लड़की चाहिए, एक होता है नौकरी वाला, एक होता है जहाँ पे डिसीज्ड व्यक्तियों के नाम लिखे होते हैं, उनकी जानकारी दी होती है। तो ऊपर देखिएगा हेडिंग में, वहाँ पे ऑबिचुअरीज लिखा होता है। क्लियर है? बाकी ऑप्शंस देखिए। फॉरकास्ट का मतलब होता है जैसे भविष्यवाणी करना। इलिस्ट्रेशन, एडिटोरियल तो आप सभी को पता ही है। इलिस्ट्रेशन का मतलब होता है जैसे थोड़ा इलिस्ट्रेशन का मतलब होता है जैसे कि कोई स्केच वगैरह कर देते हैं ना, किसी भी चीज़ की प्रोफाइल बना देते हैं, पिक्चर वगैरह, जिससे उसके बारे में पता चले, उसको बोलते हैं इलिस्ट्रेशन। आगे है ए पॉज बिटवीन द एक्ट्स ऑफ अ प्ले। आप जैसे मूवी वगैरह देखने जाते हैं तो जैसे उसमें ब्रेक मिलता है ना, पॉज मिलता है, ब्रेक, उसको क्या बोलते हैं? इंटरलेस, इंटरलाइन, इंटरलिंक, इंटरल्यूड, उसको बोलते हैं इंटरल्यूड। क्या बोलते हैं? इंटरल्यूड। एक वर्ड होता है प्रिक्ल्यूड, इसका कमेंट करके बताइए मीनिंग क्या है, ये भी कई बार पूछा जा चुका है। देखते हैं आप में से किसको पता है। इसका आंसर क्या है? इंटरल्यूड। इंटरल्यूड का मतलब बेसिकली आप समझ लीजिए जैसे किसी चीज़ के बीच होने वाली गैप, या हिंदी में इसको अंतराल भी बोलते हैं।
आप थोड़ा और वर्ड्स को भी एक्सप्लोर कर लेते हैं। इंटरलिंक का मतलब होता है कोई कनेक्शन, कनेक्ट, ठीक है। इंटरलाइन का मतलब होता है कि कोई, जैसे हम ये डाल देते हैं ना ऐसे करके, मान लीजिए मुझे यहाँ पे लिखना हो कुछ तो मैं ऐसे करके लिख दूंगा ऊपर XYZ, ये हो गया आपका इंटरलाइन। इंटरलेस का मतलब होता है ट्विस्ट, चीज़ों को मोड़ देते हैं ना एक दूसरे से ताकि वो सेम हो जाएं या जुड़ जाएं, इसको बोलते हैं आपका इंटरलेस करना। तो इसका आंसर याद रखिएगा, बाकी के भी मीनिंग आप जितना ज़्यादा हो सके याद रखने की कोशिश करिएगा। आगे है फॉल बैक और सिंक अगेन। फॉल बैक यानी गिर जाना, इनटू ए वर्स स्टेट आफ्टर एन इम्प्रूवमेंट, यानी यहाँ पे मान लीजिए कि कोई सिचुएशन में आपने इम्प्रूवमेंट ले ली लेकिन उसके बाद आप फिर से पीछे रह जाते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं? उसको क्या बोलते हैं? 4 ऑप्शन है, रिलैप्स, रिकिंडल, तो इसका आंसर होना चाहिए रिलैप्स। इसका आंसर क्या होगा? रिलैप्स। रिलैप्स का मतलब होता है कि पहले इम्प्रूवमेंट कर लेना फिर दोबारा खराब हो जाना किसी चीज़ का। रिकिंडल का मतलब तो होता है किसी चीज़ को दोबारा से जलाना, रीइग्नाइट करना, दोबारा ऊर्जा भरना, दोबारा उकसाना। और रीटरेट, इसकी स्पेलिंग भी याद रखिएगा, रीटरेट मतलब पुनरावृत्ति, बार बार किसी चीज़ को बोलना, बार बार किसी चीज़ का रिपीटेशन करना। ये हमने पार्ट 1 में भी डिस्कस किया है। आप करते हैं रीलेड। रीलेड का मतलब होता है कोई मैसेज पास ऑन करना, कोई मैसेज वगैरह पास ऑन करना एक जगह से दूसरे जगह, इसको रीलेड बोलते हैं। तो एटलीस्ट मैं मान के चलूंगा इन तीनों का मीनिंग तो आप याद करें ही करें। आगे है लुकिंग और साउंडिंग फॉरेन, बिजेयर, स्ट्रेंज, अनफैमिलियर। तो यहाँ पे ना आपको सिनोनियम से भी काम चल जाएगा। बिजेयर का मतलब पता होना चाहिए, बिजेयर का मतलब होता है क्वीर, स्ट्रेंज अनोखा, है ना, तो ये होता है इसका मतलब। तो इसकी स्पेलिंग भी याद रखिएगा, बहुत पूछा जाता है स्पेलिंग एरर में। आउट लॉ का मतलब होता है गैर कानूनी, जो जिसको लॉ ने आउट कर दिया हो। आउट लॉ का मतलब क्या होता है? गैर कानूनी, जिसको कानून से बाहर कर दिया हो। आउट लास्ट, देखिए आउट लास्ट का मतलब क्या होता है? देखिए जो काफी लंबे समय तक रहे, आउट लास्टिंग बोलते हैं ना, मतलब लंबे समय तक रहे। आउट लॉ का मतलब होता है स्पेंड करना यानी खर्च करना। और आउटलैंडिश का मतलब होता है जैसे बिल्कुल वेरी स्ट्रेंज, अनयूजुअल। सो इसका आंसर क्या हो जाएगा? लुकिंग और साउंडिंग फॉरेन, बिजेयर, स्ट्रेंज, अनफैमिलियर, आउटलैंडिश। सो आउटलैंडिश और बिजेयर, इन दो को जरूर आप याद रखिएगा, दोनों सुपर इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में रिपीट हो चुके हैं। आगे है ए शॉर्ट टेक्स्ट रिटन ऑन टॉम स्टोन। देखिए इसका आंसर तो आप लोगों को खुद से ही करना चाहिए। सो मैं चाहूंगा कि इसको मैं ना बताऊं, आप खुद से करें या सर्च करें, क्योंकि पार्ट 1 में भी मैंने इसका आप लोगों से पूछा था। आप में से काफ़ियों ने इसका, काफ़ियों तो नहीं कहूँगा, कम ने, आप लोगों ने अगर अभी तक पार्ट 1 नहीं देखा है तो देखिए, वहाँ पे आपको मौका मिलेगा इसका आंसर करने का। और आज भी मैंने इसको 2 बार बताया है, 2 बार, ठीक है। बाकी कॉलीग्राफी का मतलब होता है सुंदर लेखन, सेलिबसी का मतलब होता है कुंवारापन, हमने किया ही था आज ये अभी थोड़ी देर पहले। एक्सटेम्पोर का मतलब देखिए, आप लोगों ने कभी इंग्लिश की कोई बुक वगैरह खरीदी होगी या कोई क्लासेस किया होगा, तो वो लोग बहुत सारी चीज़ें दिखाते हैं ना, कॉलीग्राफी लिख देंगे, फिर एक लिख देंगे स्पीच राइटिंग, फिर कहीं लिख देंगे ग्रामर, फिर कहीं लिख देंगे वोकैबलरी। आप वहाँ पे देखिएगा कई जगह एक्सटेम्पोर भी लिखा होता है। सो ये एक्सटेम्पोर क्या होता है? एक्सटेम्पोर का मतलब होता है आपको ऐसी कला आना कि किसी भी टॉपिक पे बिना प्रिपरेशन के खड़े होकर के बोल सके। आपको कहीं स्पीच देना है, आपको डायरेक्टली ऑन द स्टेज टॉपिक बताया गया है, आपको कुछ भी नहीं पता, मतलब आपको ये नहीं पता था कि इस पे मुझे तैयारी करनी है, कुछ पता तो होगा ही,
ऐसे तो कोई ये पूछेगा नहीं कि बृहस्पति ग्रह के बारे में, कि प्राणियों के बारे में बताइए, है ना। किसी भी टॉपिक पे बोल सकता है, एजुकेशन, पॉपुलेशन, आपने तैयारी नहीं करी थी लेकिन आप उसके बारे में बोलना सीखते हैं, इसको बोलते हैं एक्सटेम्पोर। तो आपको पता चल गया होगा, मैंने 3 ऑप्शंस बता दिया तो इसका ऑप्शन आंसर क्या होगा और आप लोगों को याद भी आ गया होगा। तो अभी हम अपना लेक्चर यहाँ पे स्टॉप कर देते हैं। अभी हमारा क्या हुआ, 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन हमने फिनिश कर दिया पार्ट 1 में और पार्ट 2 में। अगला देखते हैं क्या करते हैं, ईडियम, सिनोनियम या कॉमन एरर या फिल इन द ब्लैंक्स। आप सभी से यही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप इसको शेयर कर दीजिएगा। लाइक सब्सक्राइब तो कर ही देंगे बट शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, थोड़ा और लोगों तक पहुँचे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये लेक्चर भी मिल सके और हमें भी मौका मिले और ज़्यादा लोगों को पढ़ाने का। तो चलिए आज का लेक्चर यहीं स्टॉप करते हैं। लेक्चर देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद।